everyone, I'm Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do stats की century part 2 for Jan 2025 exam. 31 में 100 वाला ये last task है आपके लिए. Questions based from previous 13 past year papers and 25 mock test papers. Let's attack. I hope आपने maths का century किया है और मजा आया भाई जनवरी वाला questions. चलिए next. One stop solution for your maths preparation. So if you are preparing for June 25 or September 25 attempt onwards, this is the one stop solution for your math stats LR का preparation. वीडियो लेक्चर सही है, पूरा बेसिक से हर एक चीज कवर होगा. Additional question bank exercises, past year questions from previous 12 years. You get my color printed handwritten notes. टास्क सीरीज है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, स्टडी प्लान है, आपको कुछ नहीं करना होगा. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज ड्रॉप व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. चलिए चलते हैं आगे. सबसे पहले लेट्स अटैक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, प्योर थियोरी बेस्ड. चलिए अटैक करते हैं. इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या होता है? क्लास का फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी. अगर मेरे को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? वो क्लास का फ्रीक्वेंसी, जो भी क्लास आप पकड़ रहे हो, डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी. सॉर्टेड. कौन सा है भाई? रेशो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस नहीं, रेशो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी. क्लियर? नेक्स्ट. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज अ रेशो ऑफ. तो अब इधर क्या चाहिए आपको? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अपन कैसे निकालते हैं? कोई भी क्लास पकड़ो, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन उस क्लास का विड्थ या क्लास का लेंथ, ये रेशो जो है ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है. चलिए, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ. यस आंसर. दोनों भी दिसंबर 23 के क्वेश्चंस. चल एक और चीज नोट करना, ये पहली स्टैट्स की सेंचुरी है जिसमें मैंने ज़्यादा PYQs पे फोकस किया है. हमेशा अपन MTP ज़्यादा लेते थे, PYQs थोड़े कम. इसमें मैंने PYQs पे मेजर फोकस रखा हुआ है. एनीवेज, फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज. कैप्शन क्या होता है भाई? ऊपर जो अपर पार्ट ऑफ द टेबल है, जो क्या डिस्क्राइब करता है? कॉलम और सब कॉलम. चलिए, अपर पार्ट ऑफ द टेबल, लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, मेन पार्ट ऑफ द टेबल, अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स रोज एंड सब रोज. तो ये प्रॉब्लम में दिखता है. इट इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स कॉलम्स एंड सब कॉलम्स. रोज सब रोज नहीं, तो डी तो रॉन्ग है. तो सबसे सॉर्टेड आंसर इधर सबसे एप्ट प्रॉपर आंसर अपर पार्ट ऑफ द टेबल है. ये रॉन्ग है, इसलिए डी नहीं हो सकता. जून 23. नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग डेटा वेयर क्लास लेंथ इज 5. कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स. तो अपन को क्या चाहिए? नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए. तो अपन कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ क्लासेस? हाँ, नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकालेंगे अपन? रेंज डेटा का अपॉन द क्लास लेंथ या क्लास विड्थ, जो भी आप बोलो. तो रेंज क्या होगा? सबसे बड़ा वैल्यू माइनस सबसे छोटा वैल्यू. विच इज द बिगेस्ट वैल्यू? 78. 78 से कोई बड़ा है नहीं, तो 78 क्या कर रहे हैं? माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू 44. 40. 40 से कुछ छोटा नहीं. एंड व्हाट इज द क्लास लेंथ? क्वेश्चन में दिया है 5. तो ये कितना आया? 38 डिवाइडेड बाय 5. 38 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 7.6. तो अपन इसका नेक्स्ट होल नंबर लेंगे टू एकोमोडेट ऑल द वैल्यूज. तो अपना क्लास क्वेश्चन में क्या मांगा? नंबर ऑफ क्लासेस. तो अपन को कितने क्लासेस लेने पड़ेंगे? इससे नेक्स्ट होल नंबर, तो 8 क्लासेस लेने पड़ेंगे, तभी अपना सब डेटा उसमें एकोमोडेट होगा नेक्स्ट होल नंबर लेने का. नेक्स्ट. द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ ABC लिमिटेड इज एज फॉलोज. क्वेश्चन क्या मांग रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स ऑफ प्रमोटर्स एंड पब्लिक इन द पाई चार्ट. तो क्वेश्चन ने क्या मांगा? डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स ऑफ प्रमोटर्स एंड पब्लिक. तो प्रमोटर्स ये है, पब्लिक ये है, इनके बीच का सेंट्रल एंगल का डिफरेंस मांगा है. डिफरेंस ऑफ सेंट्रल एंगल. तो अपन वो कैसे निकालते हैं भाई? इन वैल्यूज का डिफरेंस 120 माइनस 15 अपॉन द टोटल. तो टोटल कैसे किया? 120 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 15 कम्स आउट टू बी 200 इंटू 360 डिग्री टोटल एंगल ऑफ द सर्कल या पाई चार्ट. चल, 120 में से 15 गया, कितना? 105 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 360 comes out to be 189 degrees. So what is the difference between the central angles? 189 degree. June 23 में pie chart वाला question. Next. Again some more theory. Statistics is more about theory, right?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है, टैबुलर होता है, एक्सटर्नल नहीं होता, डायग्रामेटिक भी होता है। तो टीटीडी टेक्सचुअल, टैबुलर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, एक्सटर्नल कुछ नहीं होता है ऐसा। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट्स, तो सेंसस रिपोर्ट से जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो कौन से टाइप का डेटा है भाई? सेकेंडरी डेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वी गेट डैश बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत बार ओगिफ कर्व के क्वेश्चन एग्जाम में कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। तो एक पॉज लेना, ओगिफ कर्व आपने जिधर से भी पढ़ा है वो पूरा एक बार क्विकली गो थ्रू कर लो, वेरी हाई चांस एग्जाम में आता है वो। चल, वी गेट डैश बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री। भाई ओगिव में क्या होता है? वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री होता है। चल, विच सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीशन ऑफ द सैम्पलर, मतलब सैम्पलर जो है उसके ऊपर कौन सा सैम्पलिंग बेस्ड होता है? सिस्टमैटिक नहीं, मल्टी स्टेज नहीं, स्ट्रैटिफाइड नो, पर्पजिव यस। पर्पजिव सैम्पलिंग मतलब वो सैम्पलिंग जिसमें जो सैम्पलर है वो राजा है, वो जैसे चाहिए वैसा सैंपल निकाल सकता है यार। चलिए, फ्रॉम जून 24 लेट्स डू वन क्वेश्चन फ्रॉम सितंबर 24। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में होता क्या है? अपन स्ट्रैटा में डिवाइड करते हैं और फिर उसमें से रैंडमली सैंपल निकालते हैं। चलिए, टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। परफेक्ट यार, सैंपल में लाइक अलग अलग स्ट्रैटा में डिवाइड करो, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करो, फिर उसमें से रैंडमली सैंपल निकालो। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ लो आगे। टू सिलेक्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, नो। टू सिलेक्ट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, नो। टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। नेक्स्ट, ये 2-3 क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा एंड यू कैन कमेंट what are the answers for this extra 1, 2, 3 questions. So I want you to go through this and let me know what are the answers. Next, तो आप ऐसा बोलना, extra 1 of sampling, extra 2, extra 3. Clear? Next, let's do central tendency, measures out the central tendency. Which of the following measure does not possess mathematical properties? तो mathematical properties मीन में होता है, मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं। तो कौन नहीं करता? सिर्फ मीडियन। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू 3 प्लस 1.9x एंड मोड ऑफ x इज 15, देन द मोड ऑफ y इज चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंडेंट। ये अपन डायरेक्टली ये लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या बोला? x का मोड दिया है, y का चाहिए, तो ये कैसे किया आपने? y का मोड इज इक्वल टू 3 प्लस 1.9 इंटू एक्स का मोड। चलिए, क्या आएगा आंसर? 1.9 इंटू 15 प्लस 3, 31.5। इजी, चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन पे भेजना। चलिए नेक्स्ट, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार इफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2 एंड सो ऑन, देन द न्यू मीन इज। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे अपन ने ये फॉर्मूला किया है, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस द नेट चेंज अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इधर क्या पता है? ओल्ड मीन कितना है अपना? एक्स बार। अब मेरे को चाहिए क्या? नेट चेंज। नेट चेंज क्या हो रहा है? पहले ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड हो रहा है, दूसरे ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड हो रहा है, तीसरे में 3 ऐड हो रहा है, चौथे में 4 ऐड हो रहा है। ऐसे किधर तक है? n ऑब्जर्वेशन से तो n ऐड हो रहा है। तो चेंज कितने का हुआ? पहले में 1 का, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का, लास्ट वाले में n का। तो नेट चेंज मतलब टोटल चेंज चाहिए उसको। ये हुआ टोटल चेंज इन द ऑब्जर्वेशन जो मेरे न्यूमरेटर में जाएगा। ये क्या है भाई? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। बस वो इधर भरने का अपन को। तो क्या किया अपन? नेट चेंज कितना? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये दिख रहा है? n अपॉन 1 ने पलटी मारा तो ये ऐसा हो जाएगा, x बार प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n ने पलटी मारा 1 बाय n, ये और ये कट, तो आंसर क्या है? क्लियर? सो व्हाट इज न्यू मीन? x बार प्लस n प्लस 1 बाय 2। नेक्स्ट, ये एक एक्स्ट्रा यार,
The mean of n observation is x. If k is added to each observation, the new mean will be very straightforward. अगर हर एक देख मीन पहले कैपिटल एक्स था, हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर तू k ऐड करेगा तो मीन में भी k ऐड हो जाएगा. सीधा चेंज ऑफ ओरिजिन पे बेस्ड क्वेश्चन. तो न्यू मीन क्या हो जाएगा? x प्लस जो नया जो चेंज है, जो k किस में ऐड हुआ है? हर एक में ना. अगर सेम वैल्यू सब में ऐड हो रही है तो मीन में भी वो सेम ऐड होता है. तो x प्लस के हो जाएगा आंसर. इसको नंबर नहीं किया मैंने, इट्स सिमिलर है तो ऐसा रहा. नेक्स्ट, इफ द एवरेज मार्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70 एंड कंबाइंड एवरेज इज 76, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप. कंबाइंड की बात की है तो आप क्या यूज करेंगे? कंबाइंड मीन क्या होता है भाई? फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. व्हाट इज अ कंबाइंड मीन? कंबाइंड एवरेज दिया 76. बहुत बढ़िया. चलिए गर्ल्स की क्या बात कर रहा है? 30 गर्ल्स का एवरेज 80, बॉयज n2 मेरे को पता नहीं है, उनका एवरेज 70 दिया दिख रहा है. एवरेज मार्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज 80 एंड अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70, मतलब वो बॉयज के ग्रुप का एवरेज है. तो 70 इंटू n2 लिख दूँ अपॉन n1 मेरा 30 और ये मेरा n2. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. 76 इंटू, या आपको अगर ये पूरा कैल्सी में करना है तो देखिए ऐसा कर सकते हैं. 76 इंटू 30 प्लस 76 n2 इज इक्वल टू 30 इंटू 80 प्लस 70 n2. देख ध्यान दे 76 n2 में 70 n2 गया तो 6 n2. अब इधर क्या हो रहा है? 30 इंटू 80 माइनस 76 इंटू 30, तो दैट यू कैन डू m प्लस एम माइनस इफ यू वांट. 30 इंटू 80 m प्लस, और कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें से? 76 इंटू 30 m माइनस, मेमोरी रिकॉल किया 120 आया. अब ये जो आंसर है इसको 6 से डिवाइड कर दें 20. तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप? 20 बॉयज. इंपॉर्टेंट यार, दिसंबर 21 का क्वेश्चन और कंबाइंड मीन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. अच्छा, गिवन दैट मीन इज इक्वल टू 70.2, मोड इज इक्वल टू 70.5, देन मीडियन इज एक्सपेक्टेड टू. ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बार आता. मैं हमेशा वो नॉर्मल एम्पेरिकल रिलेशन पे जाता हूँ. क्या आप डायरेक्ट आपने रटा हुआ है तो वो यूज़ करिए. मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन. मैं ये यूज़ करता हूँ यार. तो ये एक बार रट भी लो, सीधा ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. व्हाट इज द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन. चल, मीन कितना रहे बाबा? 70.2. मोड तो कितना? 70.5. 3 मीन कितना? 70.2 माइनस मीडियन. तो कैसे करेंगे? ये सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 0.3, ये 3 डिवाइड कर दें तो कितना? 70.2 माइनस मीडियन. चल भाई सॉल्व कर. ये कितना? सब ओरली हो रहा है. माइनस 0.1 इज इक्वल टू 70.2 माइनस मीडियन. तो मीडियन वो साइड गया, माइनस 0.1 इधर आके प्लस 0.1 हो गया. तो कितना बन गया? 70.3. क्लियर? जम रहा है पक्का? क्लियर? चले आगे. डैश मीन इज कैलकुलेटेड व्हेन द वैल्यूज इन डेटा डू नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस. अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक या वेटेड. वेटेड मीन आया क्यों पिक्चर में? क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन का वेटेज इक्वल नहीं है, इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं है. चलिए, सो वेटेड मीन इज कैलकुलेटेड व्हेन द वैल्यूज इन द डेटा डू नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस. ओके, कैलकुलेट द थर्ड डेकाइल. सही भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. पहले कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो n मेरा 10 है. पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. चलिए, सबसे पहले कौन? 16, 21, 25, 27, 30, 32, 40, 51. हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 छुड़ गए रे बाबा. लेट्स चेक, कोई टेंशन नहीं. 16, 21, 25, 27, 29 छूट गया. 29, 30, 32, 35 छूट गया. ओके, अब क्लियर है? 35, 40, 51 सब आ गए. चल ठीक है.
चल 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चल क्या चाहिए, थर्ड क्वार्टाइल। तो Q3 कैसे करेगा भाई, वैल्यू ऑफ 3 इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 10 प्लस 1 11 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। चल भाई थोड़ा सा फास्ट, 11 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 कितना, 8.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 8.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एट्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू नाइन्थ माइनस एट्थ ऑब्जर्वेशन। चल भाई एट्थ ऑब्जर्वेशन कौन है अपना 35, 0.25 इंटू नाइन्थ कौन 40 माइनस 35। तो क्या आ रहा आंसर, 35 प्लस 0.25 इंटू 5, 0.25 इंटू 5, ये 1.25 प्लस 35 कितना 36.25। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट। The relationship between two variables x and y is given like this. If the median value of variable x is 10, then what is median value of y? Again change of origin और scale पे based। आपको मीडियन x का दिया है, मीडियन y का मांगा है, तो पहले इधर सब कुछ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 4 इंटू मीडियन ऑफ x माइनस 10 इंटू मीडियन ऑफ y इज 20, 40 माइनस 20 इज 20 इज 10y, तो y कितना 2। टिडिंग, December 22 का क्वेश्चन रे बाबा। द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज, कितने लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है भाई, ध्यान से अरेंज करते हैं फिर से असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन 35, 42, नेक्स्ट 51 दिख रहा मेरे को, 51 56 51 56, नेक्स्ट 67 72 72 दो बार, 81 85 92, 81 85 92, डन। चलिए तो मीन सॉरी मीडियन क्या रहेगा, सेंटर दो ऑब्जर्वेशन का मीन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों का अपन एवरेज निकालेंगे या मीन निकालेंगे। 67 अपॉन 70, 67 प्लस 72 डिवाइड बाई 2, 67 प्लस 72 डिवाइड बाई 69.5 आंसर। क्लियर, नेक्स्ट। If arithmetic mean and geometric mean between two numbers are 5 and 4 respectively, then these numbers are। अगर दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बोला और वो नंबर्स चाहिए, कैसे किया, अरिथमेटिक मीन कितना है 5, ज्योमेट्रिक मीन कितना है 4। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ द टू नंबर्स अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अगर आपको नंबर्स फाइंड करना है तो ये एक तरीका हो सकता है, अपन रिवर्स ट्रिक करें क्योंकि ऑप्शंस दिया हुआ है, कैसे करेंगे। चलिए ए ऑप्शन चेक करते हैं, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना, दिस इज 2.5, नॉट इक्वल, नहीं चलेगा। बी ऑप्शन चेक करें, ओरली कर लेगा, 2 + 8 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 आ रहा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8, 8 2 = 16, 4 आ रहा भाई, डेफिनेटली बी आंसर अपना। क्लियर है, नेक्स्ट। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 9 years. Out of them, the average of 5 students is 13. That of 8 students is 5. What is the average of the remaining 2 students? तो कितने बच्चे हैं टोटल, 15 है, उसमें से 5 का इतना 8 का इतना, मतलब 13, और बचे हुए 2, कंबाइंड में क्या बोला, व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज 9। पहले वाले ग्रुप का क्या सीन है, 5 इंटू 13, दूसरे वाले का 8 इंटू 5, तीसरे वाले का एवरेज ऑफ 2 स्टूडेंट्स बोला, तो 2x3 बार लिख दूँ अपॉन हाउ मेनी टोटल 15। इज दिस क्लियर। कैल्सी में कैसे करेंगे, 15 इधर डालता मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑन कैल्सियर। ये प्लस है, ये दोनों इधर आके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कैसे किया आपने, 15 इंटू 9 एम प्लस, देन ये 5 इंटू 13 एम माइनस, देन ये 5 इंटू 8 एम माइनस, मेमोरी रिकॉल किया, तो ये सबका नेट वैल्यू आया 30, और उधर बचा है 2x3 बार, डिवाइड करेंगे 2 से, तो x3 बार कितना 15। इज दिस क्लियर। सो क्वेश्चन ने क्या मांगा, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स, तो x3 बार उनका एवरेज था 15।
इफ द मीन ऑफ टू नंबर्स इज 30, ज्योमेट्रिक मीन इज 24, व्हाट विल बी द हार्मोनिक मीन? क्या रिलेशन है भाई? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, तो एच कितना? जी स्क्वायर अपॉन ए. व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन? 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30. क्लियर? 24 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय 30 कितना? 19.2. ये ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x plus 1, x plus 3, x plus 5, x plus 7 and x plus 9 is given 15, then the value of x will be. मीन बोला मतलब आप ये सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे. चलिए ऐड करें. x x 3 4 5 5x. नंबर्स का एडिशन देखेंगे. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 दैट इज 25. टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, तो ये क्या हुआ? समेशन x अपॉन n. एंड हाउ मच इज दैट? एवरेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 15. चलिए 15 5 = 75. उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 5, तो x 10 आ रहा है. इजी. अभी एग्जाम का है भाई, एकदम लेटेस्ट. द थर्ड डेकाइल फॉर द वैल्यूज इज. ये आप सॉल्व करके देंगे क्या? कैन यू प्लीज सॉल्व एंड कमेंट. अपन ने आज थर्ड क्वार्टाइल किया था, या देखा? मैं हिंट देता, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. थर्ड डेकाइल बोला मतलब D3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. सॉल्व करके कमेंट करेंगे प्लीज. क्वेश्चन नंबर 24 1. नेक्स्ट, अ सेल्समैन ऑफ शूज कंसीडर्ड डैश ऑफ द साइजेस ऑफ शूज सोल्ड टू डिटरमाइन मोस्ट फेवरेबल साइज ऑफ द शूज. तो अगर शूज का दुकान है या क्लोथ्स का दुकान है या जू की बात कर रहे हैं एनिमल्स के लिए, तो अपन कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करेंगे? मोड यूज़ करेंगे यार. कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो शूज़ कौन सा ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा क्लोथ का साइज सेल हो रहा है, तो उस हिसाब से. या कौन सा एनिमल की अगर जू में बात करें तो. द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25. द डेटा इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो बोला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और मीडियन 25 है असेंडिंग ऑर्डर में. चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये दोनों मिडल टू का एवरेज 25 होगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. तो क्या बोले आप? x + 2 + x + 4 अपॉन 2 इज 25. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, नहीं तो अपन को पता ही नहीं चलता ना ये कौन सी वैल्यूज है. क्वेश्चन ने अरेंज करके दिया है, तो बीच के दो का मीन इज 25 क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है. चल x 2x 2 और 4 6 2 इंटू 25 50 2x इज 44. तो x कितना? 22. चलिए सही है. देख डाल के भी समझ है, वो 19 है. 22 + 2 24, 19 से बड़ा. 22 + 4 26, 24 26 30 35. तो सॉर्टेड भाई, चेक भी कर लिया. A batsman in his 12th innings makes a score of 120 and thereby increases his average by 5. What is the average after 12 innings? MTP जून 2022. ये आपके लिए है, पहले ये करते हैं. क्या बोल रहा है? एक बैट्समैन है जिसने उसके 12th इनिंग्स में 120 स्कोर किया और उसके वजह से उसका एवरेज जो है वो 5 से बढ़ गया. व्हाट इज़ द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग्स? पढ़ के थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट देखो सॉर्टेड चीज़ करते हैं. पहले 11 इनिंग्स की बात करते हैं. 11 इनिंग्स का एवरेज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल द डेटा ऑफ 11 इनिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 इज इक्वल टू एक्स बार. तो ये एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन किया फॉर 11 इनिंग्स. तो अब 12 इनिंग्स का क्या सीन है? टोटल 12 का डेटा है. अब क्या बोला? एवरेज इंक्रीजेज बाय 5. 11 का एक्स बार था तो 12 इनिंग्स का एवरेज कितना? एक्स बार प्लस 5 क्योंकि 5 से बढ़ गया. कब? जब 12th इनिंग्स में 120 स्कोर किया. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 11 इनिंग्स का टोटल प्लस 120 वाला स्कोर. ये समझे क्या? अब 11 इनिंग्स का समेशन एक्स इधर भरूँ तो ये देखिए इधर क्या किया? समेशन एक्स फॉर 11 इनिंग्स कितना भाई? 11 इंटू एक्स बार इज 11 एक्स बार. अब वो अपन इधर भर रहे, ध्यान दे. इसके जगह क्या भरा? 11 एक्स बार प्लस 120. 12 गया इधर मल्टीप्लाई किया. 12 इंटू एक्स बार 12 एक्स बार. 12 5 ज़ा 60. लेट्स कैलकुलेट. 120 में से 60 गया 60. 12 एक्स बार माइनस 11 एक्स बार इज एक्स बार. तो एक्स बार आ चुका है. क्वेश्चन को क्या चाहिए? व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12 इनिंग्स?
भाई ये जो एवरेज है ये किसका है? 11 इनिंग्स का एवरेज है ये 11 इनिंग्स का एवरेज है, समझता है क्या? अपन को 12 इनिंग्स का एवरेज चाहिए, तो x बार प्लस 5 60 प्लस 5 65। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे, प्लीज़ कमेंट योर आंसर। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिया है भाई, ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो चुका है। नाउ लेट्स अटैक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्या बोल रहा है? द बेस्ट स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू सीरीज इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपको दो डेटा के बीच में कंपेयर करना है, अपन CV के पास जाएंगे। वेरिएशन हाई है तो कंसिस्टेंसी कम है, CV का वैल्यू ज़्यादा है तो वेरिएशन ज़्यादा है, तो वी कैन कंपेयर टू डेटा यूजिंग देयर CV का वैल्यूज। चलिए, इट इज़ गिवन दैट मीन इज 10, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3.2। इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 4 देन द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस आर। तो क्या बोल रहा है? अगर ऑब्जर्वेशंस को 4 से इंक्रीज किया, मतलब क्या हुआ है? चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से किसको फर्क गिरेगा? मीन को। तो मीन 10 से क्या बन जाएगा? 14 क्यों? If his observation is increased by 4, mean will increase by 4, so it will become 14. What about standard deviation? Standard deviation को change of origin से फर्क गिरता नहीं, तो standard deviation will remain 3.2. So mean 14, standard deviation 3.2. ये mean 14, standard deviation 3.2, January 21 के questions। चलिए, the mean deviation of the numbers about mean is, ये questions आते हैं अपन हर सेंचुरी में लेते ही है। चलिए, कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले x बार निकालना पड़ेगा। क्यों? मीन डिविएशन क्या होता है? मीन डिविएशन अबाउट मीन कितना? समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x बार द होल अपॉन n। तो n तो मेरे को 9 पता है, आई नीड समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x बार। उसके लिए सबसे पहले लगेगा x बार। लेट्स फाइंड दैट। 3 + 10 + 6 + 11 + 14 + 17 + 9 + 8 + 12, 90 डिवाइडेड बाय 9, दिस कम्स आउट टू बी 10। अब कैसे करेगा? देख, क्या करना है, ऑब्जर्वेशन और मीन का डिफरेंस लेना है, लेकिन मॉड मीन्स पॉजिटिव चाहिए, तो अपन बड़ा वैल्यू माइनस छोटा करेंगे। देख, 10 - 3 करना है तो कर सकते हैं। 10 - 3 m प्लस, फिर 10 - 10 खत्म, 10 - 6 m प्लस। आप डायरेक्ट 4 ऐड करना, मैं जस्ट बता रहा हूँ इफ नंबर्स आर डेसिमल और समथिंग डिफिकल्ट। ओके, 11 - 10 m प्लस, 14 - 10 m प्लस, 17 - 10 m प्लस। 9 है तो क्या करेगा? 10 - 9 m प्लस, 10 - 8 m प्लस, 12 - 10 m प्लस। मेमोरी रिकॉल किया, ये वैल्यू 28 आ रही है। 28 को डिवाइड करेंगे 9 से, आई एम गेटिंग 3.111111। सो 3.11, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सो इधर तो वैल्यूज ईजी थे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे यार ऐसा। 10 - 3 सीधा 7 + 0 + 4 + 1। बट इफ वैल्यूज आर समथिंग डिफिकल्ट लाइक इन डेसिमल, तो मैंने आपको बताया कैसे करना है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 to 9 नेचुरल नंबर्स इज। अपने पास फॉर्मूला है क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? √of n² - 1/12। वेरी इंपॉर्टेंट यार। कभी कभी हो सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन दे दे, n निकालने बोले, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, तो कभी ऐसा। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स 9² - 1/12। 9 × = -1 डिवाइडेड बाई 12 कम्स आउट टू बी 6.66 का अंडर रूट 2.58 b। नेक्स्ट, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन एज, तो एक लीनियर रिलेशनशिप दिया है। क्या बोला? रेंज ऑफ y 10 है, रेंज ऑफ x निकालने बोला। तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? x एक साइड, बाकी सब उधर। पहले तो कैसे किया? 2x = -3y और 10 उधर ही है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो x क्या हुआ? -3/2y + 10/2 इज 5। ये कोइफिशिएंट में अपन को इंटरेस्ट है, तो अपन ने क्या बोला? रेंज ऑफ x = इसका मॉड, हाँ भाई, मॉड इंटू रेंज ऑफ y। सो 3/2, रेंज ऑफ y कितना है?
10, तो क्या आएगा आंसर? 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15. So what is the range of x? It's 15. Next. Find the standard deviation and coefficient of variation for 1 6 5 9 8. चलिए भाई, पहले कितने ऑब्जर्वेशन है? 5. What is the standard deviation? Formula under root of summation of xi square upon n minus x bar the whole square. सबसे पहले मैं x बार निकाल रहा, ध्यान दे भाई. 1 + 6 + 5 + 9 + 8 डिवाइडेड 29 आ रहा है. 29 डिवाइडेड बाय 5 5.8 आ रहा है. ये क्यों निकाला? क्योंकि इधर जाने वाला है. ओके, नाउ लेट्स फाइंड दिस. सबसे पहले समेशन एक्स आई स्क्वायर कैसे करेगा? क्लियर किया मैंने सब. 1 इंटू इक्वल टू 1 स्क्वायर हुआ, 6 इंटू इक्वल टू 6 स्क्वायर हुआ, 5 इंटू इक्वल टू 5 स्क्वायर हुआ, 9 इंटू 9 मैंने 9 इंटू इक्वल टू किया 81, 8 इंटू इक्वल टू 64. ये सबका टोटल चाहिए. GT दबाया तो मेरे को ये टोटल आई 207. उसको डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड बाय 5 मेरे को आ रहा 41.4. तो ये वैल्यू आ गई मेरे को 41.4. ये मैं m प्लस कर देता. x बार का स्क्वायर मीन्स 5.8 इंटू इक्वल टू 33.64. ये सब्ट्रैक्ट करना है m माइनस, मेमोरी रिकॉल किया तो अंडर रूट के अंदर आ रहा 7.76. अंडर रूट निकाला मैंने, ये आ रहा है 2.785 ऐसा समथिंग. स्टैंडर्ड डिविएशन आ चुका है 2.78. ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, या तो ए या सी ऑप्शन. परफेक्ट. क्वेश्चन ने मांगा CV. व्हाट इज CV? HD अपॉन मीन इंटू 100. HD कितना आया? 2.78. मीन कितना है? 5.8 इंटू 100. लेट्स मल्टीप्लाई. 2.78 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5.8 कम्स आउट टू बी 47.93. है क्या ऑप्शन? यस, 2.78 और ये आया 47.93. नेक्स्ट. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार. स्टैंडर्ड डिविएशन CV निकालने वाले यूजिंग रॉ डेटा. नेक्स्ट. इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज इक्वल्स टू 3390. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज मतलब समेशन XI स्क्वायर दिया है आपको 3390. ओके. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30, n दिया है तेरे को 30. स्टैंडर्ड डिविएशन इज 7. व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द अब ऑब्जर्वेशंस? कैसे करेगा? सिग्मा का फॉर्मूला का यूज है यार. व्हाट इज सिग्मा? अंडर रूट ऑफ समेशन XI स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर. तो सिग्मा दिया तेरे को 7. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर. 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट गायब 3390 डिवाइडेड बाय 30 माइनस x बार द होल स्क्वायर. ये समझे क्या? x बार के स्क्वायर को इधर लाते हैं, 7 के स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं. तो x बार स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3390 डिवाइडेड बाय 30 113 और माइनस 49 कर दे तो ये आया 64. एक्स बार का स्क्वायर आया मेरे को 64. तो एक्स बार कितना? 8. आंसर. अगेन वेरी इजी फ्रॉम December 22 का पेपर. चलिए, ये तीनों भी December 22 के क्वेश्चन हैं. इफ द वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज 17, देन व्हाट इज द वेरियंस ऑफ y इज इक्वल टू 2x + 5. कैसे किया? वेरियंस ऑफ y क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x. अगर आप समझ लो, b स्क्वायर मतलब कौन? x का जो कोइफिशिएंट है 2 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x कितना? 17. तो 4 इंटू 17 कम्स आउट टू बी 68. आंसर. In a given set, if all the observations are of same value, then the variance would be. अपन ने किया अगर हर एक ऑब्जर्वेशन सेम है तो देर इज नो डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0, वैसे ही वेरियंस भी कितना? 0. सो फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विथ सेम वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरियंस विल बी 0. फॉर अ गिवन सेट ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, the following statistical parameters are known: mean, SD, median, QD. Then the coefficient of quartile deviation is equal to. तो आपको मांगा क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. कैसे निकालेंगे? यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन. एक्चुअली फॉर्मूला तो आपको पता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100. इधर QD मीडियन के भाषा में पता है, दिख रहा है क्या? कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डिविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100. सुपर इजी. क्वार्टाइल डिविएशन कितना? 1.5. मीडियन कितना? 5 इंटू 100. सो 150 बाई 5
1.5 into 100 divided by 5 is 30. ये आंसर यस क्लियर जून 23 में आया था भाई. इफ x and y are related like this, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x इज गिवन, क्वार्टाइल डिविएशन y का चाहिए. अगेन चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल पे बेस्ड अपन क्या बोलेंगे, अपन को किसका चाहिए भाई, क्वार्टाइल डिविएशन चाहिए y का. तो इसको कैसे अरेंज करेगा, -4y उधर 20 इधर, तो 4y उधर जाके पॉजिटिव हुआ, 3x -20 हुआ, तो y कितना 3/4x -20/4 इज 5 नॉट रिक्वायर्ड. अपन को इसमें इंटरेस्ट है तो अपन ने क्या बोला, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ 3/4 इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x. ये तो 3/4 ही है. क्वार्टाइल डिविएशन x का कितना है रे बाबा, 12. 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 आंसर. नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द डेटा. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है भाई, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100. तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए. सबसे बड़ा कौन, 94 है, सबसे छोटा -6 है, दैट इज द स्मॉलेस्ट. ओके, सो लार्जेस्ट 94, स्मॉलेस्ट -6. हाँ ध्यान से, अपॉन 94, लेकिन प्लस है तो ये मतलब -6 हो जाएगा ऐसा. न्यूमरेटर में क्या होगा, 94 माइनस माइनस प्लस. हाँ 94 प्लस 6 100. 94 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 94 माइनस 6 इज 88 इंटू 100. सो 10,000 डिवाइड बाई 88, 113.63. 113 सी डी ऑप्शन दिख रहा है, 113.6. जून 24 का क्वेश्चन है भाई. If arithmetic mean and coefficient of variation of a random variable x are 10 and 40 respectively, then the variance of -15 plus 3x by 2. Good question. तो क्वेश्चन ने बोला क्या, एक डेटा है जिसका x का तेरे को मीन और CV पता है, तो उससे आपको HD आ जाएगा x का, उससे आप वेरिएंस निकालेंगे, ये y है समझ. चल सबसे पहले क्या बोला, CV इज इक्वल टू HD अपॉन मीन इंटू 100. CV 40 है, HD फाइंड करना है और मीन अपना 10 है. तो HD कितना आ गया भाई 4. तो ये HD x का है, तो ऐसा बोल सकता हूँ वेरिएंस ऑफ x कितना है, 4 का स्क्वायर मीन्स 16. क्लियर. अब वेरिएंस किसका चाहिए तेरे को, इसका. तो ये ऐसा है ना, y इज इक्वल टू -15 प्लस 3/2x. अपन को इसमें इंटरेस्ट होता है, तो क्या बोला, वेरिएंस ऑफ y इज इसका स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x. तो ये कितना 9/4, वेरिएंस ऑफ x कितना 16. तो क्या हुआ 4 1 जा 4 4 जा 9 4 जा 36 आंसर. क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था. क्वार्टाइल डिविएशन इज डैश. तो अपना ये रिलेशन है क्या, 6QD 654 SD. तो क्वेश्चन को क्या चाहिए, QD चाहिए. तो QD कितना 4/6 SD अपना QD होगा. तो वो कैसा 2 2 जा 2 3 जा, सो यू कैन से 2/3 HD. क्लियर, वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है भाई. लेट्स नाउ स्टार्ट प्रोबेबिलिटी. चलिए भाई, इफ देर आर 48 मार्बल्स marked with numbers 1 to 48, then the probability of selecting a marble having the number divisible by 4 is. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल 48 मार्बल्स है, आपको कितना निकालना है, एक मार्बल. तो सैंपल स्पेस में 48 लोग. क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी, नंबर डिविजिबल बाय 4. 1 से लेके 48 के बीच में ऐसे कितने नंबर से जो 4 से डिविजिबल है. 48 को 4 से डिवाइड कर दे, 48 डिवाइडेड बाय 4 हाउ मच 12. तो देयर आर 12 नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके 48 तक विच आर डिविजिबल बाय 4. तो अपन को ये 12 मार्बल्स में इंटरेस्ट है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 12 1 जा 12 4 जा 48 राइट आंसर. ऐसे वाले क्वेश्चंस आ रहे एग्जाम में, डिविजिबल बाय वाले इंपॉर्टेंट है, पक्का ये समझो. इस पे एक और अपडेटेड वर्जन जो दिसंबर 23 में आया था. अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स. एक नंबर लिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 3
और 8। तो अगर आप पहले 30 नेचुरल नंबर में से एक नंबर निकाल रहे हैं तो सैम्पल स्पेस में कितने लोग हैं भाई? 30। अब कंडीशन क्या है? डिविजिबल बाय 3 और 8। 3 से डिविजिबल वाले कितने लोग हैं? 30 डिवाइड बाय 3, 10 नंबर्स। डिविजिबल बाय 8 वाले कितने नंबर्स? 8 3 24, आपको समझता है 8 16 24, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस कल उठ के कुछ अलग नंबर्स आते हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए 3.75 मीन्स देयर आर 3 नंबर्स। बट प्रॉब्लम क्या है? ऐसे भी कुछ नंबर्स होंगे विच विल बी डिविजिबल बाय 3 एंड 8 बोथ। ऐसे कितने नंबर्स है भाई? 30 को 24 से डिवाइड कर देंगे, 3 और 8 का LCM इज 24, तो हाउ मच इज दैट? 1। आपको अगर समझ पा रहे हो, 3 और 8 दोनों में भी डिविजिबल होने वाला सिर्फ एक मात्र नंबर है जो 24 खुद है यार, 1 से लेके 30 में। तो आप करेंगे क्या? ये जो 24 नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 में भी काउंट हुआ है और 8 में भी हुआ है, क्लियर ना? ऐसा ना ये 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, डिविजिबल वाले 8 वाले 8 16 24, तो 24 दो बार काउंट हुआ है, एक बार कम करना है तो अपन ने क्या बोला? 10 + 3 - 1, 13 - 1 is 12. So how many numbers are there which are divisible by 3 और 8? 3 से डिविजिबल वाले या तो 8 से डिविजिबल वाले या दोनों से भी डिविजिबल वाले, बट एक बार काउंट करना है। तो ये 24 दो बार काउंट हुआ है, उसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया, टोटल कितने हैं? 12। तो आंसर क्या है? 12/30। डाल दे कैल्सी में, 12 डिवाइड बाय 30 0.4। या आप 3 से काट सकते थे यार, 3 4 जा 3 10 जा। Next, a bag contains 7 blue and 5 green balls. One ball is drawn at random. The probability of getting a blue ball is, okay, easy. एक बॉल निकालना है, टोटल कितने बॉल? 7 + 5 12। यू वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो आप ब्लू में से ही निकालेंगे। कितने ब्लू बॉल्स है? 7। तो आंसर क्या है? 7/12। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। July 21. Next. The probability that a football team losing a match at Kolkata is 3/5 and winning a match at Bangalore is 6/7. The probability of team winning at least one match. तो अपन को क्या चाहिए? Probability of at least one winning is equal to 1 minus probability of none winning. तो अपन ने कैसे किया? आप ध्यान देना। पहले लाइन में दिया क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट टीम लूजिंग एट कोलकाता है, तो मैं ऐसा बोल दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दिया है क्वेश्चन में 3/5। नेक्स्ट, विनिंग अ मैच एट बेंगलुरु इज 6/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 6/7, तो इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? 1 - 6/7, तो 1/7, क्लियर? 1 ये ऐसा 1 - 6/7 इज हाउ मच? 7 - 6 1/7। क्वेश्चन को क्या चाहिए? एटलीस्ट वन विनिंग। सो आपने क्या बोला? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विनिंग, मतलब 1 माइनस ए में भी विन नहीं हुआ एंड बी में भी विन नहीं हुआ। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है कि अगर कोलकाता में जीतेगा तो कानपुर में नहीं जीत सकता, या कानपुर में भी जीतना चाहिए। दोज टू आर वेरी मच इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बोला? 1 माइनस पहला वाला 3/5 इंटू 1/7, सो हाउ मच इज दिस? 1 माइनस 3/35, 35 माइनस 3 32/35। गुड क्वेश्चन, चलिए इजी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर द PDF ऑफ अ वेरिएट x इज इक्वल टू, तो इधर अपन को क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है यार? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। क्यों ऐसा? क्योंकि सब प्रोबेबिलिटीज में के आ रहा है, सबको ऐड करेंगे, बस कैल्सी में ऐड कर दो यार। लेट्स डू, क्या करें? 5 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 11, दैट इज कमिंग आउट टू बी 45। तो 45 के इज इक्वल टू 1, तो इधर से के कितना हो गया? 1/45। तो कौन सा ऑप्शन है यार? ये डी ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर है पक्का? नेक्स्ट, assume that the probability for rain is 0.4
An umbrella salesman can earn 400 per day in case of rain on that day and will lose 100 per day if there is no rain. The expected earnings per day of the salesman is. तो बोल क्या रहा है, रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और उस दिन वो कितना कमाएगा 400 पर डे. एंड विल लूज 100 पर डे इफ देर इज नो रेन. तो रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.6 और कितना लूज करेगा वो 100. लूज करेगा मतलब नेगेटिव हो गया, आप समझ रहे. ओके. द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, तो आपने क्या बोला, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कैसे निकालेंगे आप, प्रोबेबिलिटी इनटू द अमाउंट प्लस प्रोबेबिलिटी इनटू द अमाउंट. इधर सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ही इज लूजिंग दैट मच. चलिए तो ये कर दे कैल्सी में. 0.4 इंटू 400 एम प्लस 0.6 इंटू 100 एम माइनस कर देता हमें, तो नेट आ रहा 100. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स. तो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कितना है उनका 100. क्लियर. नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन. तो पीडीएफ दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सॉरी. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स. तो स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा. गुड क्वेश्चन यार. कैसे कर रहे हैं अपन को ये पता है वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे आएगा यार, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे वेरिएंस के लिए, स्क्वायर रूट लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा. सबसे पहले लेट्स फाइंड ई ऑफ एक्स. ई ऑफ एक्स कैसे आएगा, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी करना पड़ेगा. तो क्या कर रहे हैं देख ध्यान से, 1 इंटू 0.15 इक्वल टू 2 इंटू 0.25 इक्वल टू 4 इंटू 0.2 इक्वल टू 5 इंटू 0.3 इक्वल टू एंड 6 इंटू 0.1 इक्वल टू GT दबाया. मेरे को ये वैल्यू 3.55 आ रही है, ये वैल्यूज में चेंज है, प्लीज नोट करना. तो ई ऑफ एक्स तो आ गया, तो इधर अपन क्या डाल रहे हैं 3.55 का स्क्वायर. अब अपन को क्या चाहिए, ई ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा भाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी. चल भाई ध्यान से कैसे कर रहे, क्लियर किया. 1 इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर हुआ, इंटू 0.15 इक्वल टू किया मैंने. नेक्स्ट 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर हुआ, इंटू 0.25 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 0.2 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 0.3 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 0.1 इक्वल टू GT. ये मेरे को आ रहा है 15.45. तो अब अपन क्या करते हैं ना, 15.45 को स्टोर कर दे कैल्सी में m प्लस. अब ये निकालते 3.55 इंटू इक्वल टू 12.60 समथिंग आ रहा, उसको किया m माइनस, मेमोरी रिकॉल किया, मेरे को आंसर आ रहा है 2.8475. वेरिएंस का आंसर आया. इसका किया स्क्वायर रूट 1.687 आ रहा मेरे को. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 1.687. कौन सा ऑप्शन, 1.687 से राउंड अप करके 1.69. परफेक्ट, गुड क्वेश्चन हियर. नेक्स्ट, द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट A in a trial is 3:1. If a three independent trials, in a three independent trials, the probability of no occurrence of event A is. तो क्या बोला है, पहले आपको दिया ऑड्स इन फेवर. तो क्या बोला आपने, ऑड्स इन फेवर है आपका 3:1. आपको क्या चाहिए, इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगा, जो ये ऑड्स इन फेवर मतलब ये फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 3 + 1 मतलब 4 हो गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इज दिस क्लियर. क्वेश्चन ने क्या मांगा है, इन अ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑकरेंस ऑफ द इवेंट. मतलब आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी, या आप ऐसा कर दे व्हेन x इज 0, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 चाहिए. क्यों, नन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, जब 3 बार ट्रायल किया. तो इधर अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली यूज करेंगे, NCX P⁻x Q⁻n - x. अगर आप समझ पा रहे हो, n कितना 3, कितने बार a ऑकर होना चाहिए, एक भी बार नहीं, तो x मैंने 0 लिया. p कितना अपना 3/4 रेज टू 0. तो q कितना 1/4 रेज टू 3 - 0 इज 3. आप ऐसा बोल सकते तू किसका वैल्यू है, p का वैल्यू 3/4 है, तो q कितना 1/4. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. क्वेश्चन ने बोला है ना 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, मतलब 3 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है. प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, नो अकरेंस, मतलब x इज 0. 3C0 1, ये भी 1, 1/4 4 जा 16 4 जा 64. तो आंसर कितना है 1/64.
इज दिस क्लियर? आप इसको देख ऐसे भी कर सकते थे, क्वेश्चन ने बोला 3 बार ट्रायल्स किया, आपको नो ऑकरेंस चाहिए, मतलब आपने क्या बोला, पहली बार भी नहीं हुआ एंड दूसरी बार भी नहीं हुआ एंड तीसरी बार भी नहीं हुआ। इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ही क्यू है वो 1/4, तो आप ये ऐसा कर सकते थे 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 विच इज़ 1/64। सो एनी वेज यू कैन सॉल्व, द आंसर इज 1/64। ये समझा राइट? नो ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट व्हेन 3 times द ट्रायल इज डन। A machine is made in 2 parts A and B. The manufacturing process of each part is such that probability of defective in part A is 0.08 and that in B is 0.05. What is the probability that the assembled part will not have defect? Question ने बोला है the manufacturing process is such that probability of defective in A, तो probability in defective A कितना 0.08, probability of defective B is how much 0.05. क्वेश्चन ने क्या बोला, assembled part will not have any defect, तो डिफेक्ट कब नहीं रहेगा, जब पहले वाले में भी डिफेक्ट नहीं है एंड दूसरे वाले में भी डिफेक्ट नहीं है। मतलब आपको इन शॉर्ट ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है डिफेक्ट होने की, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है डिफेक्ट होने की दूसरे में। क्वेश्चन ने बोला असेंबल्ड पार्ट विल नॉट हैव डिफेक्ट, असेंबल्ड पार्ट मतलब दोनों से बना है A और B से, पूरे असेंबल्ड पार्ट में डिफेक्ट कब नहीं आएगा, जब पहले वाले में भी नहीं है एंड दूसरे वाले में भी नहीं है। ये दोनों अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एक में डिफेक्ट होने से दूसरे पे कोई फर्क गिरेगा नहीं, वो तो अपना अपना मैन्युफैक्चर हो रहा। तो इसका आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। कैसे किया, इधर से 1 minus 0.08 is how much 0.92, 1 minus 0.05 is how much 0.95, क्लियर ना, बस 0.92 इंटू 0.95 0.874 आ रहा, क्लियर। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड मांगा है। तो अगर आप समझ जाओ अपन को इधर इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड का फॉर्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे रहता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मेरे को पता है, आई जस्ट नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो एडिशन थियरम से आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज दिस क्लियर? तू इधर तू उधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 1s are 4, 3 3s are 9 अपॉन 3 4s are 12, और उधर जाके कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है 11/12, कितना आ रहा 9 और 4 13, डिनोमिनेटर सबका 12 है, 13 माइनस 11 2/12 मतलब 1/6, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, 1/6 अपॉन 1/3 है, तो 3 1s are 3 2s are, तो आंसर कितना आ रहा हाफ। इज दिस सुपर क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है यार, December 22 यूजुअली मेनी एग्जाम्स में आते हैं यार। चल वी हैव कवर्ड 51 क्वेश्चंस, चलिए हाफ सेंचुरी हो चुकी है। कंपनी ए प्रोड्यूसेस 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कंपनी बी प्रोड्यूसेस 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कंपनी सी प्रोड्यूसेस 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। इफ choosing a company is an equally likely event, ये important है, if choosing a company is an equally likely event, what is the probability that the product chosen is free from defect? तो क्वेश्चन ने क्या बोला, 3 कंपनीज के इंडिविजुअली डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी दी है, कंपनी चूज करना एक इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब ए कंपनी चूज करने की प्रोबेबिलिटी, बी कंपनी चूज करने की प्रोबेबिलिटी और सी कंपनी चूज करने की प्रोबेबिलिटी सब इक्वल है, मतलब सब 1/3 है, क्योंकि 3 है ना। ओके, क्वेश्चन ने क्या मांगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट जब प्रोडक्ट आपने जो चूज़ किया है दैट इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। ये क्वेश्चन अपन टैकल कैसे कर रहे हैं, मैं पहले निकाल रहा कि जो प्रोडक्ट अपन ने चूज़ किया है ना दैट इज़ डिफेक्टिव, तो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट कैसे करेंगे, 1 माइनस ये, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव होना और प्रोडक्ट
डिफेक्टिव नहीं होना या फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो अपन कैसे बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट is 1 minus probability that it is defective. Is this clear? तो पहले ये निकालते हैं। सबसे पहले probability that the product is defective, defective कब होगा, जब A से डिफेक्टिव चूज़ किया, या तो B से डिफेक्टिव चूज़ किया, या तो C से डिफेक्टिव चूज़ किया। A से पहले A से डिफेक्टिव की देखते हैं। पहले आपने इधर एक A कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3 इनटू, अब A कंपनी सिलेक्ट किया, अब उसकी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी, 10%। या तो आपने B कंपनी सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 डिफेक्टिव की, या तो C कंपनी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05। इज दिस क्लियर? सबके डिनोमिनेटर में 3 है, ऐड करें 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.05 इज हाउ मच, 0.35। 3 से डिवाइड किया, कम्स आउट टू बी 0.116। ये हो गई डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, इट इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, तो आप 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस आंसर को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, 0.883 आर आंसर। इज दिस क्लियर? बस इतना ही आंसर भाई। इधर ये इंपॉर्टेंट था, 1/3 क्यों, इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, आपको मांगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे, एडिशन थियरम इफ यू अंडरस्टैंड। ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट हाफ है, तो बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ विच इज हाफ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/3। तो इससे अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, उसने ए कॉम्प्लीमेंट मांगा, सिंपल। तो क्या कर रहे हैं इधर, 5/6, या ये पहले सॉल्व करना है, कर दो। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 - 2 इज 1/6, इधर आया, सब्ट्रैक्ट हो गया, और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचा। हाउ मच इज दिस, 4/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को आ गया 4/6 माने 2/3। क्वेश्चन को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे करेगा, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेगा, 3 1 जा 3 - 2 इज 1/3। आंसर पक्का क्लियर है, राइट? नेक्स्ट, अ क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी सी। Their chances of solving the questions are 1/3, 1/5 and 1/7 respectively. The probability that the question would be solved. Good question. Question would be solved. Question कब solve हो जाएगा भाई, अगर क्लासरूम में 3 बच्चे हैं, मैंने बोला ये question solve करके चाहिए, question कब solve हो जाएगा, जब एटलीस्ट एक ने भी solve कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? और एटलीस्ट 1 अपन कैसे करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, पहले वाले ने भी नहीं किया, एंड दूसरे वाले ने भी नहीं किया, एंड तीसरे वाले ने भी नहीं किया, ये तीनों फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों है। ए सॉल्व करेगा उसका मतलब बी ने भी करना चाहिए या बी ने नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दोज 3 स्टूडेंट्स सॉल्विंग द क्वेश्चन आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चल, क्वेश्चन में क्या बोला, चांसेस ऑफ सॉल्विंग दिया है, तो नॉट सॉल्विंग 1/3 का कॉम्प्लीमेंट 2/3, 1/5 का 4/5, 1/7 का 6/7। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 में से सब्ट्रैक्ट किया भाई। चलिए कैल्सी में या डायरेक्ट कुछ कट रहा, 3 1 जा 3 2 जा, और कुछ कट रहा क्या भाई, नहीं, 4 2 जा 8 2 जा 16/7 5 जा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई 35 माइनस 16 कितना, 19/35। क्लियर? जून 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ऑड्स अगेंस्ट ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 4-3, ऑड्स इन फेवर ऑफ बी सॉल्विंग द सेम आर 7:5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। आप इसका आंसर निकाल के कमेंट करेंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन जो गिवन है उसको थोड़ा अपन फिगर आउट करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, ऑड्स अगेंस्ट ए दिया हुआ है कितना, 4:3। इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेगा, ऑड्स अगेंस्ट बोला मतलब ये अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट, ऑड्स इन फेवर ऑफ बी दिया है,
ऑड्स इन फेवर ऑफ बी कितना भाई 7:5। तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे आएगा बता। ऑड्स इन फेवर बोला, ये फेवरेबल है ये अनफेवरेबल है, तो 7 अपॉन टोटल। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। आप ये मेरे को कमेंट करके देंगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अपन ने अब बी किया तो आप ये अब क्रैक कर सकते हैं पक्का। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते भाई, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे और सबका नेट एडिशन करेंगे। चलिए 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20, जो भी आंसर आया m माइनस किया मैंने क्योंकि नेगेटिव है। चल 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 m माइनस नेगेटिव है। चल 30 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 m प्लस 75 वन जा 75 डिवाइडेड बाई 10 m प्लस 80 वन जा 80 डिवाइडेड बाई 20 m प्लस। मैं मेरी रिकॉल मेरे को आंसर आ रहा 21.5। इजी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल बेस्ड। चलिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ क्रिकेट टीम विनिंग अ मैच एट कानपुर इज 2/5 एंड लूजिंग अ मैच एट दिल्ली इज 1/7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विनिंग एटलीस्ट वन मैच। अगेन इधर वैरायटी क्या है, एक दिया है विनिंग एक दिया है लूजिंग, तो वो इधर इसलिए मैंने लिया। क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विन्स एट कानपुर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 2/5। टीम लूजिंग एट दिल्ली मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाहर बोल दूं 1/7। क्वेश्चन को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विन्स एटलीस्ट वन, अगेन अपने फेवरेट एटलीस्ट वन मीन्स व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, तो 1 माइनस ए में भी विन नहीं हुआ एंड बी में भी विन नहीं हुआ। अगेन ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों है, कानपुर में जीता मतलब दिल्ली में भी जीतेगा या उसके से दिल्ली में हारेगा, ऐसा कुछ नहीं यार। दे आर नॉट डिपेंडेंट इवेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना 1 माइनस 2/5 3/5। बी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली अपन को पता, तो ये क्या हुआ 1 माइनस 3/35। 35 माइनस 3 इज हाउ मच 32/35। इज दिस क्लियर। पक्का सिमिलर क्वेश्चन अपन ने किया क्या आज, याद आ रहा है ऐसा मेरे को। एनीवेज चल, a bag contains four red and 5 black balls, another bag contains 5 red and 3 black balls। तो पहले बैग बना लेते हैं। पहले बैग में 4 रेड है 5 ब्लैक बॉल है, दूसरे बैग में 5 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, हर एक बैग में से निकाला, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल ड्रॉन इज, मतलब हो क्या रहा है, आप इसमें से भी एक बॉल निकाल रहे एंड इसमें से भी एक बॉल निकाल रहे। बॉल होना कैसे चाहिए, रेड एंड ब्लैक। तो एक केस क्या है, पहले वाले से रेड निकाला एंड दूसरे से ब्लैक निकाला, ऐसे बोल सकते हैं केस 1 रेड फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड ब्लैक फ्रॉम द सेकेंड बैग। या तो फिर सेकेंड केस आप क्या बोल सकते हैं, ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड रेड फ्रॉम द सेकेंड बैग। आर यू अंडरस्टैंडिंग, बस ये सॉल्व करना है। रेड निकालने का है, एक बॉल निकाल रहे ना बराबर, कितने बॉल है टोटल 9। आपको रेड निकालना है पहले वाले में से, तो 4/9 एंड दूसरे बैग में टोटल 8 आपको निकालना है ब्लैक, तो 3/8 हुआ। या तो फिर मीन्स एडिशन, पहले बैग में से ब्लैक तो 5/9, दूसरे वाले से रेड मतलब 5/8। इज दिस क्लियर। डिनोमिनेटर का 72 सेम है, 8 9 इधर 4 3 12 और 25, 12 प्लस 25 37/72 आ रहा है आंसर। क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन था बट या गुड। लेट्स डू थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या बोल रहा है, इफ x इज अ पॉइजन वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 मांगा। अगेन वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस बट दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन एज ऑलवेज। PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ x फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, e⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। चलिए करते हैं, e⁻m तो अपन को नहीं पता, ओके m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल, e⁻m m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। ये और ये कट गया,
एक m इधर से कट गया, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, तो इधर से 2 आया, मतलब 2/1 और इधर से क्या बचा m, तो m आ गया अपन को 2। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 4, तो कैसे करेंगे, e raised to minus m is how much 2, m raised to x is 4/4 फैक्टोरियल। क्वेश्चन e raised to -2 के भाषा में चाहिए, 2 raised to 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये आया 16, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 8 2 जा 8 3 जा, सो व्हाट इज द आंसर, 2/3 e raised to -2, ये ऑप्शन है, सही है। नेक्स्ट, a biased coin is such that, तो coin biased है, probability of getting head is thrice probability of getting a tail. If coin is tossed 4 times, what is the probability of getting head all the times? Okay, तो इधर हो क्या रहा है, x कौन है, probability of getting x कौन है, number of times you get heads when coin is tossed 4 times. क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, तो इधर आपको समझ में आ रहा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कौन है, गेटिंग हेड, और क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, हेड्स आना सक्सेस है तो टेल्स आना फेलियर हुआ। चलिए, क्वेश्चन ने क्या मांगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑल द टाइम्स, अगर 4 बार आपने कॉइन उड़ाया, चारों बार आपको हेड्स निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 4 चाहिए आपको, पक्का ये वाला फॉर्मूला, NCX P raised to x Q raised to n minus x, you have x, you know n is 4, आपको P और Q चाहिए, इधर से आपने क्या बोला, P plus Q कितना होता है 1, what is P, 3Q plus Q is 1, 4Q is 1, तो Q कितना 1/4, तो P कितना रे बाबा 3/4, फिर समझे क्या डालना भाई इधर, n कितना 4, C 4, P 3/4 है रे भाई, P raised to 4, Q raised to 4 minus 4 0, 4C4 1, 3 raised to 4, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 जा 81 ना, 9 into 9 81, yes, 4 raised to 4 means 16 का स्क्वायर 256 into 1, so what's the answer, 81/256, क्लियर, जुलाई 21 का अच्छा क्वेश्चन। If x is a binomial variate with p is given, n is given, standard deviation मांगा, what is the formula for standard deviation, under root of npq, under root n कितना है भाई तेरा 90, p कितना 1/3, ये तो q कितना हो जाएगा 1 minus 1/3, 2/3, क्या हो रहा आंसर 9 10 जा, तो अंडर रूट ऑफ 20 आंसर। ओके, अपन को रूट में चाहिए, 20 कैसे लिखा आपने, 2 2 जा 4 5 जा 20, इसमें से एक बाहर, सो 2√5 द आंसर। या आप रिवर्स टिक कर सकते हैं, √20 का वैल्यू निकालो और चेक करो किस में इसमें से कौन से ऑप्शन का वैल्यू √20 है। सब नेक्स्ट, फॉर अ सर्टन टाइप ऑफ मोबाइल्स द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन चार्जेस ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 50 आवर्स, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, मीन 50 स्टैंडर्ड डिविएशन 15, मीन 15 स्टैंडर्ड मीन 50 स्टैंडर्ड डिविएशन 15। A person owns one of these mobiles and wants to know the probability that the length of the time will be between 50 and 70 hours, तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, बिटवीन 50 एंड 70। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करें, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा एक्स माइनस 50/15, इज दिस क्लियर। भरते इसमें क्या हो रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 भरा, 50 minus 50 0/15 इज 0, एक ध्यान से, 70 भरा, 70 minus 50 20 डिवाइडेड बाई 15 करे 4/3 मतलब 1.33, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, बिट मतलब सॉरी z, हाँ z, एक सब z में हो गया, z इज बिटवीन 0 and 1.33। आप डायग्राम बनाएंगे, ध्यान देना भाई, ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, इधर किधर तो z 1.33 है, आपको कौन सा एरिया चाहिए, 0 और 1.33 के बीच में, मतलब आपको ये एरिया चाहिए, समझता है क्या,
पक्का। अब वो कैसे निकाला ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको फी ऑफ 1.33 दिया है, मतलब वो कौन सा है, देख ध्यान से समझ। आपको ये पूरे येलो की वैल्यू दी है, ये जो येलो है ये कौन है, फी ऑफ 1.33। इज दिस क्लियर? आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, ये वाला मैं निकाल देता हूँ इधर, चलो पर्पल में बता था अपन को जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए, मतलब ये वाला यार, ये दोनों के बीच में, मीन्स अपन को ये वाला एरिया चाहिए, समझ है ना? ठीक है, तो अब क्या चाहिए, एक और क्वेश्चन में वैल्यू दिख रहा है फी ऑफ 0, देने की ज़रूरत नहीं है, अपन को समझता है दिस हाफ, दिस ग्रीन पार्ट और द हाफ पीक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 0.5। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, अगर आपने येलो में से ये ग्रीन माइनस किया तो ये पर्पल एरिया मिलेगा, ये वाला, समझेगा पक्का? देख ये पूरा एरिया जो येलो है उसमें से ग्रीन माइनस कर तो ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया अपन को मिलेगा, वही अपन को चाहिए। एंड हाउ मच इज दैट, 0.9082 माइनस 0.5 इज 0.4082 आंसर। पक्का समझे क्या? येलो में से ग्रीन गया तो जो पर्पल है, देखो ये वाला पर्पल है जो मैं बात कर रहा था, ये वो पर्पल एरिया बिटवीन 0 एंड 1.33। गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अरे टिक नहीं हुआ क्या, सॉरी, 0.4082, ए में नेगेटिव है, सी इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर ऑफ ट्रायल्स। गुड क्वेश्चन। मीन बोला, मीन क्या होता है बाइनोमियल के लिए, n इंटू पी। स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू दिया है 1.5, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो एन पी क्यू कितना, 1.5 का स्क्वायर 2.25, एन पी 3 इसमें भर दे, तो इधर एन पी के जगह 3 भरा, तो 3 क्यू इज 2.25, तो क्यू कितना रे बाबा, 2.25 अपॉन 3, 2.25 डिवाइडेड बाई 3, 0.75, तो पी कितना, 1 माइनस 0.75, 0.25 इधर डाला, n इंटू 0.25 इज 3, तो n कितना 12 ना, 3 डिवाइड बाई 0.25 12, ये 1/4 होता है ना, तो वैसा। जून 22 का क्वेश्चन भाई, द वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, मीन डिविएशन अबाउट मोड मांगा। ओके तो आपको इधर क्या बोला है भाई, वेरिएंस कितना है तेरा 16, इससे तू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना बोल सकता, स्क्वायर रूट लिया 4, क्या मांगा, मीन डिविएशन अबाउट मोड, लोड नहीं लेने का, मीन डिविएशन अबाउट मोड, मीडियन, मीन आर ऑल सेम बिकॉज इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन ने एम डी मांगा है, आपको एच डी पता है, व्हाट इज द रिलेशन, 5 टाइम्स मीन डिविएशन इज 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन। सो मीन डिविएशन कितना हुआ भाई, 4/5 टाइम्स ऑफ एच डी, तो 4/5 टाइम्स ऑफ 4, सो 16 4 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5, 3.2 आंसर आ रहा। या आपने ऐसा भी रटा रहेगा, मीन डिविएशन इज 0.8 टाइम्स सिग्मा, ये वही है 0.8 टाइम्स 4, 3.2। नेक्स्ट, the incidence of skin disease in a chemical plant occurs in such a way that workers have 20% chance of suffering from it. What is the probability that out of 6 workers 4 or more will have skin disease? तो ये बाइनोमियल पे क्वेश्चन है, क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्किन डिसीज ऑकरिंग कितना है, 20% मीन 0.2, तो Q कितना 0.8 और N क्या दिया है टोटल 6 वर्कर्स। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने बोली, आउट ऑफ 6 वर्कर्स 4 और मोर विल हैव स्किन डिसीज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मांगा है, समझता है क्या, 4 और मोर, तो कौन कौन चलेगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 4 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 6। इज दिस क्लियर? 4 का कैसे निकालेंगे, NC(x) ना, तो 6C4, P मतलब 0.2 रेज टू 4, 0.8 रेज टू 6 माइनस 4 रेज टू NC(x), P रेज टू x, Q रेज टू n माइनस x, इधर 6C5, P रेज टू 5, Q रेज टू 1,
6c6 p रेज टू 6 0.8 रेज टू 0, तो वो तो खत्म हो गया। इधर अब क्या हो रहा है देख, 6c4 क्या होता है भाई, अगर आप समझ रहे हो 6c4 इज 6c2 एंड व्हाट इज 6c2, 6 5 30 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल तो 15 होगा, ओरली हो रहा। 6c5 तो 6 रहेगा, 6c5 6c1 विच इज 6, और 6c6 कितना 1 होता। ये सब पुट करते इधर कैलसी में करते, देख 6c4 कितना 15 है, पहले ये करते हैं 0.2 इंटू 2 3 4 0.2 रेज टू 4 हुआ, इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 6c4 कितना 15 m प्लस, ये कर अब 0.2 इंटू 2 3 4 5 इंटू 0.8 इंटू 6c5 इज 6 m प्लस, ये वाला 0.2 इंटू 2 3 4 5 6, ये तो 1 है, ये भी 1 है, इंटू 1 m प्लस, मेमोरी रिकॉल, मेरे को आंसर आ रहा 0.01696 आ रहा क्या आपको भी, वेरी मच लेटेस्ट, 1 साल पहले का। नेक्स्ट, बिटवीन 9 AM एंड 10 AM द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इन टू द स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज 4. Find the probability that during one particular minute there will be either 2 phone calls or no phone calls. अगर आप समझ रहे हो, फोन नंबर ऑफ फोन कॉल्स कमिंग इन टू स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3, या तो कितने भी हो सकते हैं यार, पूरी सब लोग ने एक साथ कॉल कर दिया तो इट इज़ फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। या तो आपने ये देख के समझा होगा बट स्टिल क्लियर। तो क्वेश्चन में एक और चीज़ क्या बोली, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स कमिंग इज 4, मतलब m आपको 4 दिया हुआ है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने किसका प्रोबेबिलिटी मांगा, ईदर 2 फोन कॉल्स और नो फोन कॉल्स, तो ये मांगा है PMF लिखे e रेज टू माइनस m m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस m m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 4 कॉमन ले ले भाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 4 रेज टू 0 1 0 फैक्टोरियल 1, तो ये तो इन शॉर्ट आपको करना है क्या है, e रेज टू माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, वो देख 0.01836 e रेज टू माइनस 4 इंटू 9 कम्स आउट टू बी 0.165, बी ऑप्शन 165114. If mean and variance of a random variable which follows binomial distribution are 7 and 6 respectively, the probability of success is very easy. आज अपन ने एक थोड़ा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया था जिधर n निकालने बोला था। क्वेश्चन ने क्या बोला, मीन फॉर बाइनोमियल कितना है 7, वेरिएंस कितना है 6, तेरे को मांगा p की वैल्यू, ये भर दे इधर, np के जगह 7, तो 7q 6, तो q कितना 6/7, तो p कितना 1 minus 6/7 is 1/7 पपलू। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस दिया है, मीन दिया है, सेम टाइप का क्वेश्चन रखा है मैंने, जस्ट कंपेयर करने की एग्जाम में आ रहा है भाई। चल नहीं तो बोलेंगे अरे सेम सेम क्यों ले रहा भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेसेस आउट ऑफ अ ट्रायल ऑफ 5 इज, गुड क्वेश्चन। तो पहले तो NPQ वो सब निकाल लेते हैं। देख क्वेश्चन में NPQ दिया है तेरे को 0.2 और NP दिया है तेरे को 0.6, इधर भर, तो 0.6Q इज 0.2, डिवाइड किया तो 1/3 आ जाएगा, P कितना 2/3, तो P आ गया, Q आ गया। आपको अब N फाइंड ही नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेसेस आउट ऑफ अ ट्रायल ऑफ 5, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, x is 3। इधर से n ढूंढना मत क्योंकि क्वेश्चन ने गिवन दिया है भाई। कैसे निकालेंगे, 5c3 p रेज टू 3 q रेज टू 5 माइनस 3 विच इज 2, 5c3 मतलब 5c2, अभी अपन ने निकाला था 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड करो ना, ये ऐसा कर सकते हैं ना, 5c2 मतलब 5 इंटू 4 और नीचे 2 का फैक्टोरियल, 20 डिवाइड बाई 2 इज 10, p का क्यूब मतलब 2/3 का क्यूब इंटू 1/3 का स्क्वायर। क्वेश्चन में जरा गिवन डेटा चेक करना, नीचे सब 3/5 है तो दिख रहा है 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, नीचे 3/5, ऊपर 10 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू 1 विच इज 80/3/5 विच इज आवर ऑप्शन ए।
तो सॉल्व नहीं करना नेसेसरी पक्का। इधर एक इम्पॉर्टेंट था, एन निकाल के कुछ होने नहीं वाला था, क्वेश्चन ने एन दिया है। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ कर्व आर 6 and 14 देन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इधर फॉर्मूला रटा हुआ रहना चाहिए, म्यू माइनस सिग्मा है 6 और म्यू प्लस सिग्मा है तेरा 14। तेरे को वैल्यू किसका चाहिए समझ रहा है क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो सिग्मा का वैल्यू चाहिए, सी यू कैन ऐड गेट द वैल्यू ऑफ म्यू देन पुट हियर गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, या तो डायरेक्ट सिग्मा निकाले। मैंने बोला तू इधर आ जा, म्यू माइनस सिग्मा इज 6, पक्का ना। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। मैं इनको सबट्रैक्ट करता, मर गया, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा। 14 माइनस 6 कितना? 8 हो जाएगा, 4 गया और 2 बराबर, तो सिग्मा कितना? 4। ये अपना स्टैंडर्ड डिविएशन है, समझता है क्या? सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? 4। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स आर 15 and 1/3, फाइंड द मोड। एक बाइनोमियल के लिए पैरामीटर्स क्या क्या होता है? इट इज़ बाय पैरामीट्रिक, कौन कौन? n और p। मोड का फॉर्मूला क्या है? n + 1 × p बराबर, तो 15 + 1 16 × 1/3, 16 / 3 5.33। अगर वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो ये होल नंबर अपना मोड होता है। तो आंसर क्या है भाई? 5। इज दिस क्लियर? चल नेक्स्ट, द नॉर्मल कर्व इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिक, या ऑल ऑफ दिस? नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक। एक और चीज़ नोट करना, नॉर्मल कर्व में स्क्यूनेस 0 होता है। स्क्यूनेस कितना होता है? 0। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सॉल्व एग्जाम्पल, फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन satisfying the following relation having the parameter n as 6। ये 16.4 है। चलिए, तो क्या कंडीशन दिया है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या रिलेशन दिया है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 2, और क्वेश्चन ने क्या मांगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना है तेरे को? p कितना? क्लियर? चल, 4 प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 4 बाइनोमियल के लिए NCX p⁻x × q⁻n−x, n दिया है हैविंग पैरामीटर n as 6, तो 6cx p⁻x q⁻6−4 सेम इधर। चल फटाफट, 6c2 p⁻2 q⁻6−2 इज 4। ध्यान दे, अब ये समझते हैं 6c4 और 6c2 सेम है, NCR NCN-R कट गया। अब देख, ध्यान दे, p² कटा, इधर 2 बचा, q² कटा, इधर 2 बचा, तो फाइनली क्या बचा है आपके पास? 4p² इज q², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, 2p अपना q है। चल अब निकाल, क्या? p + q इज 1, p तो कितना? p, q तो कितना? 2p, तो इधर से 3p1 आया, तो p कितना? 1/3। क्वेश्चन को क्या चाहिए था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है अपना? 1/3। इज दिस क्लियर? गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेट्स डू कोरिलेशन रिग्रेशन के क्वेश्चंस। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब तेरे को r दिया है 0.5, द कोवेरियंस इज 16। सो कोवेरियंस आपको कितना दिया है? 16। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, तो सिग्मा x आपको दिया है 4। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मांगा है, r का फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। r है 0.5, ये है 16, ये है 4 सिग्मा y, 4 1 जा 4 4 जा, तो इधर से आपने क्या बोल दिया? सिग्मा y कितना? 4 अपॉन 0.5, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 / 0.5 8। क्लियर? नेक्स्ट, if the data points of xy series on a scatter diagram lie on a straight line goes downwards as x values move from left to right, मतलब बोल क्या रहे? स्कैटर डायग्राम है, x की वैल्यूज लेफ्ट से राइट जा रही है, मतलब आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो स्ट्रेट लाइन गोज डाउनवर्ड्स, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन ने स्ट्रेट लाइन बोला है, तो ये क्या है? अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, then the data exhibits
एग्जिबिट डैश कोरिलेशन। डायरेक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि अपना नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। अपन को आंसर क्या आ रहा है? परफेक्ट नेगेटिव। इसने बोला इम्परफेक्ट, इसने बोला इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट तो गारंटी आंसर नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर गेटिंग परफेक्ट नेगेटिव। ओके, एक लास्ट ऑप्शन बचा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब नेगेटिव या तो इनवर्स या तो इनडायरेक्ट, यू कैन यूज एनी वर्ड्स। इधर परफेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा अच्छा आंसर होता, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपन ने क्या चेक किया, क्या टिक किया? इनडायरेक्ट। पक्का क्लियर है? गुड क्वेश्चन है भाई। फॉर एनी टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द रिग्रेशन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, व्हाट आर द अरिथमेटिक मीन्स। या तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो या तो रिवर्स टिक कर लो। अपन रिवर्स टिक कर ले चलेंगे। लेट्स चेक। एक्स के जगह 2, वाई के जगह 1 भर उधर। ये ऐसा यार एक डेमो दे रहा, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 9, आंसर 0 आना चाहिए। इधर ही कर दूँ 4 प्लस 5 9 माइनस 9, अब 0 है, मैच हो गया RHS से। दिस इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट इधर 3 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 5 चेक करें, 6 माइनस 1 5 माइनस 5, अब ये भी 0। दिस इज इक्वल टू RHS, मतलब गारंटी अपना आंसर कौन है? ए। नहीं तो आपको BCD चेक करना होता, और एल्स आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। इधर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? The point of intersection of two regression lines are the means of x and y. For finding correlation between two qualitative characteristics, scatter diagram, Karl-Pearson's rank correlation, coefficient of concurrent relation. अपन को अगर क्वालिटेटिव डेटा चेक करना है, रिलेशन कोरिलेशन निकालना है, तो रैंक यूज करेंगे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए। फॉर परफेक्ट एंड पॉजिटिव correlated random variables, what do you mean by perfect and positive correlated? क्वेश्चन बोल रहा R+1 ले, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब R1 है। वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज 1.3। वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब या तो ये BYX है या तो BXY है, पता नहीं, तो मैंने बोला BYX लेके सॉल्व करते, नहीं मैच हुआ तो BXY लेंगे, और एल्स वी विल टेक BXY। और चल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 2, तो सिग्मा x आपको दिया है 2, आपको मांगा वेरिएंस ऑफ y। ओके, इफ दिस 3 आर देयर, लेट्स चेक इफ यू आर गेटिंग आंसर, नहीं तो विल सॉल्व इट दैट वे। ये तीनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला है यार? ये दिख रहा है, BYX इज इक्वल टू R इंटू, पहले y है तो y ऊपर, बाद में x है तो वो नीचे। BYX कितना? 1.3, R तेरा 1, सिग्मा y वी डोंट नो, सिग्मा x कितना? 2, ये मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा y कितना आ गया? 2.6 आ गया। क्वेश्चन को क्या चाहिए? वेरिएंस, तो आपने बोला इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेट्स चेक इफ दैट इज देयर इन द आंसर। 2.6 का स्क्वायर 6.76 है क्या आंसर में? ये है रे बाबा। अगर ये आंसर में नहीं होता तो अपन फिर BXY 1.3 लेके करते हैं। पक्का क्लियर? कि क्वेश्चन ने बोला था वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, यू डोंट नो व्हिच वन इज दैट, सो you'll have to assume BYX and solve. If you are getting the answer, that's fine, or else take BXY and solve. Next, determine Spearman's rank correlation coefficient from the given data. That's super easy. क्या बोले? What is the formula of R? 1 minus 6 summation DI square upon n into n square minus 1, 1 minus 6 into summation DI square 30, 10 into 10 का square 100 minus 1 99, ऐसा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो रहा है? 6 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये कितना? 100 माइनस 1 इज 99, 99 10 जा 990, तो डिवाइड बाय 990 कर दूँ। ये जो आंसर है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव किया प्लस 1 किया, आंसर आ रहा 0.8181। ध्यान से, 0.82, इट विल बी कैपिटल R, बट दैट्स फाइन। पक्का? नेक्स्ट, the equations of two lines of regressions are 4x plus 3y plus 7 equal to 0, 3x plus 4y plus 8 equal to 0. Find the correlation coefficient between x and y. R चाहिए, again important question, most of the exams में आता है। अपन इधर करते क्या है? एक को x on y, एक को y on x ऐसा assume करते। इधर देख, इसको मैं अगर x on y assume करूँ तो ये 3/4 हो जाएगा, इसको y on x करूँ तो 3/4 हो जाएगा, तो दोनों भी मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा आएगा। तो मैंने बोला पहला वाला x on y लिया मैंने, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 7, तो x कितना? माइनस 3/4y माइनस 7/4, दिस इज आवर BXY। तो दूसरा वाला y on x है
4y इज इक्वल टू -3x माइनस एक्स, तो y कितना -3/4x माइनस 2, ये अपना BYX है. इज दिस क्लियर? लेट्स चेक. BXY इंटू BYX का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा आता है क्या, चेक करेंगे. हाउ मच इज दिस? 9/16. डेफिनेटली 1 से लेस. क्यों? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. और यही कौन होता है? आर स्क्वायर. तो आर कितना? प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट, तुम दोनों नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव, इसका स्क्वायर रूट 3/4. सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर? -3/4. 3/4 मतलब 0.75. नेक्स्ट. The regression lines will be perpendicular to each other when the value of r is 0. और कोइंसिडेंट कब होती है? r is equal to +-1. चल. फॉर वेरिएबल्स x एंड y फॉर अ सेट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, तो n 4 दिया है, सब वैल्यूज गिवन है, आपको चाहिए रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. गुड क्वेश्चन. y ऑन x चाहिए, तो इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू BYX इंटू x माइनस एक्स बार. तो आपको सब चीज़ें निकालनी है. सबसे पहले x बार कैसे आएगा? समेशन x अपॉन n. हाउ मच इज समेशन x? 10/4. 2.5. y बार निकाल. समेशन y अपॉन n 3.5. और क्या चाहिए? BYX चाहिए. तो अपन कैसे करते हैं BYX के लिए? कोवेरियंस और सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे. चल ध्यान दे. कोवेरियंस ऑफ x, y इज इक्वल टू 1/n summation of x into y. How much is that? 3 minus x bar into y bar. So 2.5 into 3.5. Let's solve. How much is this? 3 divided by 4 m plus 2.5 into 3.5 m minus, मेमोरी रिकॉल किया, मेरे को ये आ रहा है -8. नेक्स्ट. व्हाट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर? क्योंकि BYX के डिनोमिनेटर में जाएगा. 1/n इंटू समेशन ऑफ XI स्क्वायर, कितना है वो? 65 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर. चलिए सॉल्व करेंगे. कैसे किया? 65 डिवाइड बाय 4 m प्लस 2.5 इंटू इक्वल टू m माइनस, मेमोरी रिकॉल किया, ये आया 10. तो इधर से आपने क्या बोला? BYX क्या होता? कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर 0.8 माइनस भर देंगे. y माइनस 3.5 इज इक्वल टू -0.8 x माइनस 2.5. लेट्स ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि y एक साइड चाहिए. y माइनस 3.5 माइनस 0.8x माइनस माइनस प्लस 0.8 इंटू 2.5 2. तो y कितना? -0.8x 3.5 उधर जाके ऐड हो जाएगा 2 में, तो 5.5 हो जाएगा. ये क्या भाई ऐसा ऑप्शन? -0.8x प्लस 5.5, ये है. अच्छा क्वेश्चन था जून 23 एग्जाम. नेक्स्ट. डैश में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ टू वेरिएबल्स. कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, किसका फॉर्मूला है? आर. व्हाट इज आर? कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. चल. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.8, मतलब क्या दिया है? आर दिया है 0.8. रिग्रेशन कोएफिशिएंट BXY दिया है तेरे को 0.32. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट BYX? क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू BYX इंटू BXY. 0.8 का स्क्वायर इज BYX इंटू 3.2. तो BYX क्या होगा? 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.2. 0.8 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3.2, कितना आ रहा? 0.2. ईजी. पॉजिटिव ना, क्योंकि तू पॉजिटिव तो तू भी पॉजिटिव, तू भी पॉजिटिव ही है. तो आंसर कितना है? मैंने एक मिस्टेक कर दिया, सॉरी यार. 2 आएगा आंसर. आई एम सॉरी. इधर 0.32 लिखा, इधर मैंने रॉन्ग सब्स्टिट्यूट किया. 0.8 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.32 कम्स आउट टू बी. नेक्स्ट.
द कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज इज 0.38, मतलब आर आपको दिया है एक्स वाई का -0.38. द लीनियर रिलेशन बिटवीन यू एंड वी आर गिवन. व्हाट इज द कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी? तो आर यू वी मांगा है. कैसे करेंगे अपन? पहले वो इक्वेशंस पे ध्यान देंगे. u एक साइड रखेंगे तो 5u इज इक्वल टू -3x + 3. तो u कितना? -3/5 x + 3/5. ये है नेगेटिव. अपन को सिर्फ साइन में इंटरेस्ट है. इधर v एक साइड रखते हैं तो -7v उधर फेंका +7v, -8v -44, -8y सॉरी -44. तो इधर से v कितना? -8/7y -44/7. ये भी क्या आया? नेगेटिव. क्या समझा? इफ बोथ दिस कोएफिशिएंट्स आर सेम साइन, आर में कोई चेंज होगा नहीं, तो आर की वैल्यू वही आएगी. समझा? अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो भी आंसर यही रहता. अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता तो ए ऑप्शन आंसर आता. क्लियर? नेक्स्ट. y गिवन है, सॉरी y इज इक्वल टू 18x + 5 इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y बोला और bx y मांगा. भले इसको y इज इक्वल टू अरेंज किया है बट दिस इज इक्वेशन ऑफ x ऑन y. तो अपन इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? 18x एक साइड, y के उधर गया -5, तो इधर से x कितना आया? 18 डिवाइड 1/18 कर दूं. ये जो है ये अपना bxy है. समझता है क्या? पक्का? चल bxy 1/18. 18 मत टिक करना भाई, क्योंकि ये इक्वेशन x ऑन y का है. y ऑन x का होता तो 18 आप byx ले सकते हैं. Two variables x and y are related like this, then the correlation between x and y is very good question again. x और y के बीच में एक लीनियर रिलेशन है, मतलब डेफिनेटली परफेक्ट कोरिलेशन है. अब सिर्फ पॉजिटिव है या नेगेटिव वो फिगर आउट करने का. समझा परफेक्ट कैसे? दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. तो आपने इधर से क्या बोला? 3y इधर रखेंगे, -4x + 7 आ गया आपको आंसर. अब क्या देख, ध्यान दे. अगर आप ऐसा अरेंज कर रहे y इज इक्वल टू a + bx, ऐसा बोलता हूं मैं, ठीक है? तो ये जो b है ना x के आगे, अगर ये नेगेटिव है, जो ये केस है, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. अगर ये पॉजिटिव होता तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता. बस उतना ही गेम है. तो ये नेगेटिव है तो गारंटी देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन बिटवीन x एंड y. इफ मीन ऑफ x एंड y आर 20 and 40 रिस्पेक्टिवली, regression coefficient of y on x is given, regression line of y on x. Easy. इक्वेशन चाहिए y - y bar byx into x - x bar y minus y bar कितना है? 40. byx कितना दिया? 1.608 x - 20. Let's open the bracket. 1.608 into 20 comes out to be 32.16. ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो y कितना? 1.608x. ये वैल्यू नेगेटिव, उसमें 40 ऐड कर तो कितना? +7.84. इज दिस क्लियर? ये ऑप्शन. नेक्स्ट. If r is 0.58, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ u एंड v, इस देखिए जानबूझ के लिया था मैंने. ये कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. ये दोनों ऑपोजिट साइन के, तेरा साइन चेंज होगा तो आंसर आएगा -0.5. अब रिवाइज हो गया, सॉर्टेड. नेक्स्ट. स्कैटर डायग्राम डज नॉट हेल्प इन फाइंडिंग द टाइप ऑफ कोरिलेशन. वो बोलता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जैसा भी. आइडेंटिफाई वेदर वेरिएबल्स रिलेटेड और कोरिलेटेड और नॉट, बोलता है ना पॉजिटिव है नेगेटिव है या नॉट कोरिलेटेड है, बताता है. डिटरमाइन लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन. स्कैटर डायग्राम का तो वही इंपॉर्टेंस है कि वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी फिगर आउट करके देता है. तो डेफिनेटली डी आंसर होना चाहिए. पढ़ लेते. फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. यही तो स्कैटर डायग्राम एग्जैक्ट नहीं देता, इसके लिए आप कार्ल पियर्सन के पास जाते हैं. सॉर्टेड.
एक सितंबर 2024 में से थोड़ा इंपॉर्टेंट एक नोट है, इसके लिए नोट करके लिखा है मैंने, ध्यान से समझना। ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसे 4 ऑप्शंस आए थे। अब ये जो चारों भी ऑप्शंस थे ना, इसमें से कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं है। तो बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सितंबर 24 के पेपर सोल्यूशन में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट जस्ट एक क्वेश्चन बहुत बच्चों को होता है, उसके लिए मैंने ये रखा है। तो ये क्वेश्चन पेपर आईसीएआई ने उनके वेबसाइट पे डाला है एंड ये सजेस्टेड आंसर्स भी डाला हुआ है। इधर एक चीज ध्यान से देखना, 95th क्वेश्चन क्या लिखा है, नो करेक्ट ऑप्शन इज देयर। ओके, अब ये नोट पढ़िए, क्या लिखा था, 1 मार्क अलॉटेड awarded to all the candidates। तो 1 mark is awarded to all the candidates। बहुत बार आपको एक क्वेश्चन होता है कि अगर सर क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो क्या करना चाहिए। अगर आपने अटेम्प्ट किया या नहीं अटेम्प्ट किया, everyone is going to get that 1 mark। I hope this point clears your query, जो बहुत बार अपन को होती है और वो बहुत नॉर्मल है यार। क्लियर, लेट्स डू इंडेक्स नंबर्स। फिशर्स इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। रे बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, पूरा रट के जाओ एकदम। द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ऑफ कमोडिटीज व्हेन द वेट्स आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ कमोडिटीज इन द करंट ईयर। अगर वेट करंट ईयर का इक्वल टू कमोडिटीज इन द करंट ईयर, अगर वेट्स आर इक्वल टू Q1, तो ये किसके साथ होता है, परचेज के साथ। वेटेज अगर Q0 है तो लास्ट पेयर्स, वेटेज अगर Q0 प्लस Q1/2 है तो मार्शल एच वर्क। क्लियर, नेक्स्ट। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस, बेस शिफ्ट करने वाले टेस्ट को क्या बोलते हैं, सर्कुलर टेस्ट। रे बाबा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अप्लाइड फॉर सिलेक्टिंग एन इंडेक्स नंबर, टाइम रिवर्सल, प्राइस रिलेटिव, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर। यस, प्राइस रिवर्सल ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं यार। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर बाय लैस्पेयर्स मेथड। ओके, सो लैस्पेयर्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। कैपिटल में तो भी फाइन है। P1 Q0 कौन, 96, P0 Q0 73 इंटू 100। सो 9600 डिवाइड बाय 73 कम्स आउट टू बी 131.5। Yes. If last pairs is 119, pastures is 112, then Fishers। आप Fisher तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ last pairs into pastures। चल भाई कर मल्टीप्लाई। वन 119 इंटू 112, जो भी आंसर आया स्क्वायर रूट 115.44, 115.44, 4445। यस। The gross monthly pay of an employee was 15,000 in the year 2020. The CPI is 155 with 2020 as a base year. If employees to be rightly compensated, if employees to rightly compensate, what dearness allowance is required to be paid? अपन इसको कैसे करते, 2020 और 2023, इधर का CPI 100 प्राइस इंडेक्स नंबर, इधर कितना 155, ये टाइम पे उनको कितना सैलरी मिल रहा था 15,000, तो इधर कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x कितना 15,000 इंटू 155 डिवाइडेड बाय 100, कितना 150 इंटू 155 कम्स आउट टू बी 23,250। अगर राइटली कॉम्पेंसेट करना है तो एडिशनल कितना देना पड़ेगा, इसको 15,000 से माइनस कर, कितना 8250 पक्का, माइनस 15,000, 8250 is the additional amount needs to be paid. Which of the following does not satisfy time reversal test? फिशर तो करता है, लैस्पेयर पैस्टेज आंसर हो सकता है, पैस्टेज फिशर तो करता है, लैस्पेयर पैस्टेज फिशर भी करता है, तो टाइम रिवर्सल कौन नहीं करता, लैस्पेयर एंड पैस्टेज। जून 24 का क्वेश्चन भाई। In 2005, price index numbers 286% है with base 1995, then how much price increased in 2005 with base 1995? तो 100% से 286% हुआ, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 186%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ प्राइस आर चेंजिंग ईयर बाय ईयर देन व्हाट शुड बी प्रेफर्ड, फिक्स्ड बेस, फिशर्स, नहीं भाई चेन बेस इंडेक्स नंबर, क्योंकि वो एकदम चेन समझते हैं, जस्ट उसके प्रीवियस को पिक्चर में लेके कैलकुलेशन करके देता है अपन को। तो अगर प्राइसेस चेंज हो रहा है
तो अपन चेन बेस इंडेक्स लेंगे सो दैट वी आर वेरी एक्यूरेट इन आर मेजरमेंट, क्योंकि रिलेटिव एकदम पिछले वाले से कंपेयर करके आंसर निकलता हूँ. परचेजिंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ही, अपन को डायरेक्ट पता है भाई. सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट. क्लियर. इधर अपना पूरा सेंचुरी खत्म होता है. आई होप आपको थोड़ा रिवीजन करने में हेल्प हुआ है. प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. प्लीज बी वेरी फोकस्ड. अच्छे से रिवीजन करिए. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. रोने का नहीं, फोड़ने का. विजयी भव. जय हिंद.